हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार, मेरा नाम परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज मेरे साथ जाने माने जो जन स्वास्थ्य प्रणाली के ऊपर जो विशेषज्ञ है मेरे साथ है आज गोवा से डॉक्टर विक्रम पटेल। वो साल में आधा समय अमेरिका बॉस्टन में रहते हैं, आधा समय गोवा में रहते हैं। अमेरिका में ही इज द पर्शिंग स्क्वायर प्रोफेसर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। डॉक्टर पटेल, आपने कहा कि भारत सरकार जिस तरह से ये कोविड-19 के खिलाफ जो संघर्ष, जो लड़ाई किया, एक तरह से इट इज अ स्लेज हैमर अप्रोच, यानी कि एक बहुत बड़ा हथौड़ा लेके मारना शुरू किया। और साथ साथ हमारे देश का जो गरीब व्यक्ति है, जो प्रवासी मजदूर है और अलग अलग जो मरीज हैं, जो और बीमारी है, जो कैंसर का मरीज है, जो डायबिटीज का मरीज है, जो ट्यूबरकुलोसिस का मरीज है, इन लोग के ऊपर जिस तरह से इलाज होना चाहिए नहीं हुआ। तो इस विषय के ऊपर आप जरा कुछ कहिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, पहली बात है कि मैंने ये जो शब्द स्लेज हैमर, हथौड़ी, मैंने ये शब्द क्यों उपयोग किया था। मैं पहले कहना चाहता हूँ कि 4 हफ्ते पहले जब प्रधानमंत्री जी ने ये लॉकडाउन की अनाउंसमेंट की थी, की घोषणा की थी, उस वक्त सरकार के मन में ये डर था कि हमारे देश में जिस तरह से ये जो कोरोना वायरस फैल रही थी अन्य देशों में, उसी तरह से ये कोरोना वायरस हमारी जनसंख्या में अगर फैली तो फिर बहुत लोग मरते हमारे देश में। लेकिन मेरे मन में 3 प्रश्न हैं उस लॉकडाउन के बारे में। मैं मानता हूं कि लॉकडाउन की जरूरत थी, लेकिन 3 प्रश्न जो है, पहला, चेतावनी के बारे में। सिर्फ 3 घंटे की चेतावनी हमें क्यों दी? अन्य देशों में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई है, 1-2-3 दिन, कभी-कभी 1 हफ्ते की चेतावनी मिली है। 3 घंटे में लोग कैसे अपनी जिंदगी को बंदोबस्त कर सकें? मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमें किराने का सामान लाने के लिए 3 हफ्ते के लिए रात के 9 बजे 3 घंटे में हमें क्या कहाँ मिला? मेरे पिताजी 86 साल के हैं, वो अभी अटक गए हैं बंबई में। अगर मुझे 2 या 3 दिन की चेतावनी मिलती तो मैं उन्हें मेरे घर लेके आता। दूसरा प्रश्न, पूरे देश में एक ही समय लॉकडाउन की क्या जरूरत थी? 4 हफ्ते पहले सिर्फ 100 जिलों में 1 केस था, दूसरे जिलों में 1 भी केस नहीं था। आज भी आधे जिलों में 1 भी केस नहीं मिली। तो ये प्रश्न मेरे मन में है कि पूरे देश में एक ही नीति की जरूरत क्या थी? और तीसरा प्रश्न, इतना कठोर क्यों था? कोई भी देश में जब हम लॉकडाउन देखते हैं, देखिए बॉस्टन में लॉकडाउन है, लंदन में लॉकडाउन है, साधारण आदमी की जो ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रेन या बस, वो जारी रही है। यहां हमारे देश में जो साधारण आदमी की जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद कर दी, लेकिन क्या जारी थी? हमारे जो भारतवासियों जो विदेश गए थे सैर करने के लिए या पढ़ाई के लिए, उनके लिए हमने प्लेन डाली उनको वापस लाने के लिए। लेकिन हमारे जो गरीब लोग हैं, जो उनके गांव जाना चाहते थे, उनके लिए हमने ये सब ट्रेन बंद कर दी। और एक आपने प्रश्न पूछा था, जो अलग बीमारियां, अन्य बीमारियां हैं, उसके बारे में भी मेरी चिंता है। अगर बस या ट्रेन हम बंद कर दे, टैक्सी बंद कर दे, अगर मेरे घर में किसी को बहुत ही गंभीर बीमारी हुई, तो हम अस्पताल कैसे पहुंचेंगे? हम अस्पताल जाएंगे कैसे? अगर हमारे पास गाड़ी ना हो तो हम पहुंचेंगे कैसे? अगर हमारे पास गाड़ी ना हो और मैं अस्पताल में काम करता हूं, तो मैं काम पे कैसे जाऊंगा? तो ये सोच थोड़ी होनी चाहिए थी। और मुझे तो दुख है कि इस तरह की सोच न हुई तब, और बहुत लोगों को मुझे लगता है काफी नुकसान पहुंचा है। ये जो अलग अलग बीमारी है, इसके बारे में हम दोबारा आपसे 2-4 सवाल करेंगे। और आप जैसे मेंटल हेल्थ की एक्सपर्ट है, जो मानसिक जो रोग है, इसके ऊपर आप बहुत कुछ काम किया, इसके विषय भी हम दोबारा आप सवाल उठाएंगे। मगर आपने जैसे कहा, ये जो लॉकडाउन का असर पड़ा हमारे देश के गरीब के ऊपर। हमारे देश में बहुत गरीब है। अमेरिका पूरा जनसंख्या है 30 करोड़, हमारे देश में शायद 30 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब गरीब है, जो जिसको आज बहुत परेशान में है। इसमें प्रवासी मजदूर भी है और जो पहले भी गरीब था। और आप
जैसे व्यक्ति, पहले भी आपने बताया कि एक बार लोगों को जब बीमारी हो जाता है, वो गरीबी रेखा, वो जो गरीबी रेखा का ऊपर भी था, वो गरीबी रेखा का नीचे चले जाते हैं और गरीब हो जाते हैं। तो हमारे देश में देखिए, हमारे जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है बहुत ही कमजोर है, आज नहीं बहुत साल से। और आप जैसे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हमें और कुछ करना चाहिए। मैं 3-4 आंकड़ा देके फिर आपसे हम सवाल, क्या क्या करना चाहिए हमें। हम जो भारत सरकार जो जो पब्लिक हेल्थ, जो जन स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करते हैं, 1.6% हमारे जीडीपी, हमारे नेशनल इनकम या सकल घरेलू उत्पाद, ये सरकार ने खुद कह रहे हैं। 2017 में एक ऑफिशियल रिपोर्ट कहा कि ये 2.5% होना चाहिए, 2.5% होना चाहिए। हमारे बजट में ये 2020-21 में हमने ज्यादा नहीं बढ़ाया, हमारे जो केंद्रीय बजट में है। आप देखिए जिस तरह से WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य का जो संस्था है, उनका जो नॉर्म्स है, हमारा बहुत ही इससे कम है। 2-4 उदाहरण, हमारे देश में 0.7 अस्पताल बेड है हर 1000 लोगों में। हमारे देश में डॉक्टर है हर 1400 मरीज के लिए, एक डॉक्टर, थोड़ा सा ज्यादा है। WHO कहते हैं 1 होना चाहिए। हमारे नर्स हर हजारों मरीज के लिए 3 होना चाहिए, हमारे देश में 1.7 है। इसका मतलब है कि हमारा वैसे भी जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जो जन स्वास्थ्य प्रणाली है, वो कमजोर थे। तो ये कोविड-19 के बाद हमें क्या क्या शिक्षा लेना चाहिए, इस विषय के ऊपर आप कहिए। देखिए, पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दिक्कत है जो आपने बताई कि हमारी सरकार जन स्वास्थ्य पे इतना कम खर्च करती है, वो तो आजादी से है। ये आज की बात नहीं है, ये तो आजादी से ये ही मामला चल रहा है। वैसे काफी सालों से कितने लोग बता रहे हैं कि हमारी आर्थिक प्रगति के लिए हमारे जन स्वास्थ्य पे खर्च करना चाहिए। जन स्वास्थ्य के बगैर आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती है। और जब जिस तरह से अभी आर्थिक प्रगति हुई है हमारे देश में, जन स्वास्थ्य के बगैर असामान्यता, इनइक्वालिटी पैदा होती है। तो यही मेरी बड़ी चिंता है कि हमने जन स्वास्थ्य पे खर्च नहीं किया। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज भी हर साल 4 लाख लोग हमारे देश में टीबी से मरते हैं। टीबी भी फेफड़े की इन्फेक्शन है, जिस तरह से कोरोना वायरस है। तो मेरे मन में ये प्रश्न पैदा होती है कि इतने सालों से ये जो गंभीर बीमारी है, जो हर साल 4 लाख देशवासियों को मारती है, जो हम सदियों से जानते हैं, ये जो बीमारी है, जिसकी 5000 इलाज हम साल जानते हैं। आपने कहा, हाँ, आप 5000 नजदीक थे, साल से, हाँ, 5000 बिल्कुल, साल। 5000 साल। और और ये जो टीबी जैसे बीमारी है, इसका इलाज हो सकता है, आप बिल्कुल इसका इलाज हो दवाई सकता भी है। है। फिर भी आप जैसे कहा, हर साल भारतवर्ष में 4 लाख के आसपास टीबी के लिए लोग के मौत हो जाते हैं। पूरा विश्व में हर 4 व्यक्ति जो टीबी से मरते हैं, उसमें 1 व्यक्ति भारतवर्ष में है। हाँ जी। बिल्कुल। और कारण क्या है? कारण ये है कि अन्य देशों में टीबी की जो लड़ाई थी, हम उन अन्य देशों ने कैसे जीती? जनसंख्या के पे खर्च करते हुए। जिस तरह से हर देश ने अपनी जो सरकारी स्वास्थ्य का जो कार्यक्रम होता है, उस पे खर्च करके टीबी की बीमारी को से हरा है। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ है, क्योंकि टीबी की बीमारी गरीब की बीमारी है, जब तक हम जनसंख्या पे खर्च नहीं करेंगे, टीबी की बीमारी फैलती रहेगी। और एक ही जो सबक है, मुझे लगता है एक ही सबसे बड़ा सबक, ये कोरोना वायरस से हमें सीखनी चाहिए कि हमारी जो सरकारी आरोग्य कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के जो कार्यक्रम है, उस पे हमें ज्यादा खर्च करना चाहिए, क्योंकि जन स्वास्थ्य से सबका अच्छा हो सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को कि सबका स्वास्थ्य, सबका विकास अब कहें। डॉक्टर विक्रम पटेल, जिस तरह से हमारे देश में हम लोग टेस्टिंग किया, ठीक तरह से किया, संतुलन से किया? क्योंकि आप जैसे आपका लेख जो इंडियन एक्सप्रेस में, इंडिया फोरम में आए हैं, एक तो है जितना हमें टेस्टिंग करना चाहिए बहुत कम किया, और किस तरह से, किस जगह में, किस इलाका में कैसे हमने टेस्ट किया, ये भी शायद हमने ठीक तरह से नहीं किया। इस विषय के ऊपर आप थोड़ा बहुत कहिए।
देखिए, जब ये महामारी शुरू हुई थी 3-4 महीने पहले, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यही बताया था कि सबसे महत्व की चीज़ ये महामारी को कंट्रोल करने के लिए है कि टेस्टिंग। हमें पता चलाना चाहिए कि कितने लोग को ये इन्फेक्शन हो रही है और उस तरह से उन लोगों का जो आस-पास से मिलाव हुआ है दूसरे लोगों के साथ, उनको हम ट्रेस करें। लेकिन अब भी आज 4 हफ्ते की लॉकडाउन के बाद हमारी जो टेस्टिंग रेट है, वो सब विश्व में से सबसे कम है। मुझे कारण नहीं पता ये क्यों इतना कम है। एक एक कारण तो बता रहे हैं कि हमारे पास टेस्टिंग किट कम है। लेकिन अगर वो भी होते, हम ये भी आसानी से हम गिन सकते थे कि कितने लोग हमारे अस्पताल को आ रहे हैं फेफड़े की बीमारी के साथ, बुखार के साथ, और उतना भी गिन के हमें कुछ अंदाज मिलता कि ये इन्फेक्शन कितनी फैल रही है, लेकिन वो भी हम नहीं जानते। तो आज ये जो हम संख्या हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में इतनी केस हैं या मणिपुर में इतने केस हैं, उसका जो अर्थ है हम नहीं समझ सकते, क्योंकि एक ही कारण हो सकता है कि हम ज्यादा टेस्ट करें एक जगह पे तो हमें ज्यादा केस मिलेंगे उस जगह में। ये जो संख्या हम देखते हैं उसका अर्थ ऐसे नहीं है कि महाराष्ट्र में सचमुच ज्यादा केस है। ऐसी ही बात हो सकती है कि महाराष्ट्र बहुत 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 टेस्ट कर रही है। आप समझे क्या? तो यही प्रॉब्लम, ये दिक्कत अभी है कि आज भी 4 हफ्ते के बाद एक स्टैंडर्ड तरीके से हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं कहीं भी, पूरे देश में। आपका एक लेख में आपने ये लिखा, ओनली अ वैक्सीन कैन डिफीट द वायरस, या हर्ड इम्यूनिटी। जो आपने हर्ड इम्यूनिटी का आपने जो विश्लेषण किया कि एक व्हेन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऑफ द कम्युनिटी हैज बीन एक्सपोज्ड टू द इन्फेक्शन, ये जरा आप सरल भाषा में समझा दीजिए कि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब बहुत सारे लोग को जब कोरोना वायरस आक्रमण करेंगे तो एक तरह से इसी तरह से हम ये महामारी को हरा सकते हैं, और साथ साथ हम कोशिश करें एक वैक्सीन डेवलप करने के लिए, मगर ये वैक्सीन तो अचानक तो रहता, अचानक तो नहीं हो जाएगा, 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लगता है। इस विषय के ऊपर आप थोड़ा बहुत कहिए। देखिए, वैक्सीन के बारे में मैं ये पहला कहना चाहता हूँ कि 1-2 साल छोड़ो, हो भी सकता है कि वैक्सीन कभी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात है, वैक्सीन मिली भी, हमारे 130 करोड़ लोग को वैक्सीन देना कोई मामूली बात नहीं है। हम जो वैक्सीन हम जानते हैं सैकड़ों सालों से, वो भी हम नहीं फैला सके पूरी देश को, तो फिर ये नई वैक्सीन कैसे करेंगे? तो ये पहली बात है, उसका खर्च भी काफ़ी होगा। तो वैक्सीन को छोड़ो। हमें ये सोचना चाहिए किस तरह से ये जो इन्फेक्शन है या महामारी हम धीरे-धीरे से फैला सके। क्यों? क्योंकि जब 40, 50 या 60% जनसंख्या को ये इन्फेक्शन होगी, तब ये इन्फेक्शन अपने आप समाप्त हो जाएगी। और उसका मतलब है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का सिर्फ यही मतलब है कि जब 50 या 60% जनसंख्या को ये इन्फेक्शन होती है, तो इन्फेक्शन अपने आप ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग को इन्फेक्शन होने के कारण अभी इम्यूनिटी पैदा हो गई। डॉक्टर पटेल, आपने एक तरह से आप एक विशेषज्ञ है मेंटल हेल्थ के ऊपर, जो जो मानसिक रोग के ऊपर, और आपका कहना है कि वैसे भी भारतवर्ष जैसे देश में हम लोग मानसिक रोग जो इसके ऊपर जितना हमें नजर डालना चाहिए था, एम्फसिस देना चाहिए, नहीं किया। तो ये कोविड-19 के बाद आप क्या समझते हैं जो आत्महत्या है, सुइसाइड्स है, और भी अलग तरह के से जो मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम्स है, डोमेस्टिक वायलेंस, जो जो घरेलू हिंसा हो रहा है, ये सारे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संभावना है। बिल्कुल, बिल्कुल, और मुझे वही बहुत मैं बड़ी एक ही चिंता तो है। जो जो नोबेल पुरस्कार जिनको मिला, एंगस डीटन और एना केस ने एक दो शब्द, 3 शब्द इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा डेथ्स ऑफ डिस्पेयर। तो इस विषय की भी आप बात कीजिए जरा।
तो मानसिक बीमारी के बारे में आपने जो कहा उसी बारे में मैं भी बहुत चिंता करता हूँ। देखिए, कोरोना वायरस के पहले भी लगभग 5% भारतवासियों को मानसिक बीमारी जो हम डिप्रेशन कहते हैं उनको ये बीमारी थी और सबसे ज़्यादा लोग 90% से ज़्यादा उनको कोई भी इलाज नहीं मिला था। अब ये जो आर्थिक परिस्थिति होने वाली है इस लॉकडाउन के कारण और ये जो महामारी के कारण, जहाँ करोड़ों लोग की जो रोज़गारी है वो खत्म हो गई है। तो ये ज़्यादा गरीबी ज़्यादा होने वाली है और रोज़गारी कम होने के कारण ये जो टेंशन पैदा होगी हमारे मन पे। आप सोचिए ना, अगर आप हर दिन आप भूखे गए और आपके मन में बिल्कुल कोई उम्मीद भी नहीं थी कि एक दिन मेरी रोज़गारी वापस आएगी, तो इस टेंशन के कार्य में आपके मन पे, आपके मानसिक स्वास्थ्य पे कितना बुरा असर हो सकता है, आप भी सोच सकते हो और उस असर के कारण ये डिप्रेशन की बीमारी की शुरुआत हो सकती है। अब देखिए एंगस डीटन और एना केस के बारे में आपने आपने बताया, ये अमेरिका में बता रहे थे कि 2008 जब बहुत ही बड़ी आर्थिक तकलीफ, नुकसान हुई थी क्योंकि बैंकिंग क्राइसिस थी वहाँ उस देश में, उसके बाद 10 साल तक सुसाइड, आत्महत्या और शराब और अनेक-अनेक जो ड्रग्स है उस कारण से मृत्यु सबसे ज़्यादा जो जवान अमेरिकन थे जो काम पे जिनकी रोज़गारी खत्म हो गई थी उनकी ज़्यादा मृत्यु हुई थी। तो उन्होंने ये जो शब्द बनाए डेथ्स ऑफ डिस्पेयर यानी कि निराशपना की मृत्यु और मुझे वही चिंता है कि हमारे देश में अगर हमने कुछ आर्थिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अब से बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो फिर ऐसे ही परिस्थिति होगी आगे के दिनों में। डॉक्टर पटेल, आपने आपका लेख में ये भी लिखा, बहुत ज्यादा सेंसेशनलिस्ट रिपोर्टाज कि ये लोग बढ़ा के आज हमारे जो लोक माध्यम है, टेलीविजन चैनल है और साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया है, भारतवर्ष में 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और ये लॉकडाउन के समय इतने झूठे खबर, इतने फेक न्यूज फैला दिया, ये भी एक चिंता का विषय है। तो इस विषय के तो ये हम कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि अलग-अलग देशों में अलग-अलग सरकार ने कहा कि लोगों का जो निजता है, इंडिविजुअल प्राइवेसी, जो जो सूचना के ऊपर हमें कुछ रोकना चाहिए, कुछ हम पाबंदी लगाना चाहिए। मगर साथ-साथ लोगों का जो व्यक्तिगत जो जो फ्रीडम्स है, जो एक सिर्फ निजता का बात नहीं है, सिर्फ प्राइवेसी नहीं है, जो अपनी जो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, जो मीडिया में जो आप एकदम स्वाधीनता से जो भी हो रहे हैं उसका आप टिप्पणी कीजिए, सवाल उठिए, इसके ऊपर भी लोग आज पाबंदी लगा रहे हैं। इन कंट्रोलिंग फेक न्यूज, यू आर रिस्ट्रिक्टिंग द राइट टू फ्री एक्सप्रेशन एंड पर्सनल फ्रीडम्स। तो आप इस विषय के ऊपर भी कुछ कहिए। देखिए, ये तो हमारी जनतंत्र में सबसे बड़ी प्रश्न है मेरे मन में। ये जो फेक न्यूज़ जो फैल रहा है सोशल मीडिया पे और जो एज़ इट वर हम कह सकते हैं जो सच्चा समाचार है, उसमें फ़र्क हम कैसे बनाएँ और हम फेक न्यूज़ के साथ करें क्या? मैं आपको बताऊँ, हमारी जो सच्ची समाचार है, यानी कि जो हर दिन हम अखबार पढ़ते हैं, उसमें भी ये जो संख्या हर दिन हमारे अखबार के फ्रंट पेज पे छपाते हैं कि इतने लोग मरे। कोई हमें नहीं समझाता कि ये संख्या का अर्थ क्या है? यानी कि ये जो लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस के कारण, उसी दिन में कितने लोग मरे अनेक दूसरे बीमारी के कारण। अगर हम पूरी पिक्चर नहीं देख सकते हैं, अगर हम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, तो हमारे मन में डर पैदा होती है कि ये ही संख्या का मतलब है कि ये ही कारण से हमें मौत होने वाली है। सभी मीडिया को सोचना चाहिए ख्याल से कि हम किस तरह से इस महामारी के बारे में हम सूचना जनसंख्या को दें। डॉक्टर पटेल, आप इस विषय के ऊपर हम पहले भी बात किया, इस बार थोड़ा विस्तार से आप बताइए। आप क्या है कि जो मरीज, जो अलग-अलग मरीज हैं, जिसको बहुत ज़रूरी है अटेंशन, वो आज नहीं मिल रहे हैं क्योंकि हमारे सारे अस्पताल, हमारे सारे डॉक्टर, हमारे सारे नर्स सिर्फ ये कोविड-19 के उसको रोकने के लिए लगे हुए हैं। तो इसलिए आप कह रहे हैं, जो लोग
कैंसर का मरीज है, डायबिटीज का मरीज है, जो 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 हार्ट डिजीजेस है, और भी अलग अलग एलिमेंट्स, आपने जैसे ट्यूबरकुलोसिस के बात किया, इन लोग को जिसका इलाज मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, और इसका भी एक असर पड़ेगा हमारे देश का पूरा जो स्वास्थ्य प्रणाली और स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर। इसके ऊपर और जरा आप विस्तार से बात कीजिए। देखिए, आज के बाद तो आप जानते हो कि देश के आधे ज़िलों अभी ग्रीन ज़ोन बनाए गए हैं और उसका मतलब है कि जो सब प्राइवेट अस्पताल हैं, वो अभी जारी रहेंगे। लेकिन उन ज़िलों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, यानी कि साधारण आदमी का जो ट्रांसपोर्ट होता है, बस या ट्रेन नहीं है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि सब ज़िलों में कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करें या टैक्सी शुरू करें। अगर किसी को बीमारी हो, तो वो अस्पताल पहुँच सके। और जो हॉटस्पॉट्स है, वहाँ भी हमें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि जो साधारण बीमारियाँ थी, जो बीमारियाँ पहले से ही थीं, उनका जो इलाज है, वो जारी रखें। नहीं तो ये हो सकता है कि हम कुछ ज़िंदगी बचाएँ कोरोना वायरस से, लेकिन और मौत हुए अलग बीमारियाँ के कारण से, और ये तो कोई भी नहीं चाहता। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साधारण आदमी का जो ट्रांसपोर्ट है, थोड़ा तो शुरू करना चाहिए हर ज़िले में, और सब ज़िलों में हमें जो पहले के जो प्राइवेट और पब्लिक सरकारी अस्पताल थे, वो जारी होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर पटेल, बहुत सारे लोग जो आज हम समझते हैं जो दक्षिणपंथी है, उन लोग भी आप कह रहे हैं, जैसे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में स्वामीनाथन अंकलसारी आयर का एक लेख पढ़ा था, वो कह रहा है भारतवर्ष में वी आर गेटिंग द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इकोनॉमिक कोलैप्स विदाउट चेकिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड। यानी कि हम कोविड को भी नहीं रोक पा रहे और साथ साथ एक आर्थिक संकट के समय आ गया। आपने भी खुद लिखा है कि ये लॉकडाउन, ये जो कोविड फैलने का, ये इसको बंद नहीं करेंगे, मगर जो गरीब की जो स्वास्थ्य, उनके जो जीविका, इसके ऊपर बहुत बुरे असर पड़ रहे हैं। आप जानते हैं किस तरह से करोड़ों हमारे देश का जो प्रवासी मजदूर, उनका क्या स्थिति है। आप एक तरह से व्यंग करके, यू वर सार्कास्टिक, आपने कहा साथ साथ शायद जो सड़क में जो एक्सीडेंट होता है वो कम हो जाएगा, जो हमारे जो परिवेश में जो 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 प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन के लिए लोग कम मरेंगे। और आपने इंडियन एक्सप्रेस का 14 मार्च में आपने एक लेख लिखा है, और मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूँ। ये गर्मी का समय आ गया और सब लोग सोच रहे हैं, then we will all breathe without masks, stop consuming cow urine, return to shaking hands and hugging, and board planes and cruise ships without batting an eyelid. तो क्या मतलब ये कि आने वाले हैं? देखिए, आगे के दिनों में मेरी उम्मीद है कि 3-4 चीज़ पे हम ध्यान करें। पहली चीज़ है कि हमारे जो करोड़ों लोग को आर्थिक नुकसान पहुँचा है, उनके लिए हम अभी कुछ करें। आर्थिक मदद, खाने की मदद, उसकी योजना अभी ही करनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही दुःख हो रहा है ये देख के, और डर भी हो रहा है कि उनकी जो मौत है, कोरोना वायरस के लिए छोड़ो, भूख के मारे होगी। दूसरी बात, कोरोना वायरस को कंट्रोल के लिए, काबू लाने के लिए जो पहले से ही हम जानते हैं जो करना है, उस पे हम ध्यान रखें। टेस्टिंग, 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 और टेस्टिंग के बाद जहाँ भी हमें कोई शक हो कि किसी को कोरोना वायरस हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर पे क्वारंटीनिंग। तीसरी बात, हमें सब जनसंख्या को ये साफ बताना चाहिए कि अगर आपको कोई बीमारी हो या फेफड़े की कोई बीमारी हो, घर पे ही रहें। आप अस्पताल मत आइए, क्योंकि अगर आप अस्पताल आओगे तो फिर ज़्यादा डेंजर है कि आप दूसरों को ये इन्फेक्शन फैला सकते हो, और ज़्यादातर लोग को ये जो इन्फेक्शन है, बहुत ही मामूली इन्फेक्शन रहती है। आप अस्पताल सिर्फ तब आइए जब आपको सांस में कोई तकलीफ हो। चौथी बात, हम जानते हैं कि जवान लोग को ये इन्फेक्शन होने में कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। तो जवान लोग को, जो ज्यादातर हमारे जो काम करते हैं, जो रोजगारी है, वो तो जवान ही होते हैं, उनको धीरे-धीरे से हमारी आर्थिक जो परिस्थिति है, उसको सुधारने के लिए हम बिल्कुल सब कोशिश करें। उनका जो काम, रोजगार हो, हम शुरू करें।
और उन्हें हमें एडवाइस दें, सुझाव दें कि जब वो घर जाते हैं, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं, उनको ज्यादा रिस्क है, तो फिर आपको ध्यान से जब आप वापस जाते हो घर पे, थोड़ी दूरी होनी चाहिए उनके साथ। आपको हाथ घर आने पे साबुन के साथ अच्छी तरह से धोना चाहिए और अगर हो सके तो मास्क भी पहनना चाहिए। उस तरह से आप काम कर सकते हो और अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुई काम के वक़्त, आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप वापस जाओगे घर पे और कोई बुजुर्ग होगा, आप उनकी भी सुरक्षा कर सकते हो। तो ये 3-4 तरीके से परम जो है मुझे यकीन है कि हम ये कोरोना वायरस पे हम लड़ाई जीतेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ भी हम गरीबी की जो लड़ाई है, वो भी हम जीत सकते हैं। अत्यंत धन्यवाद डॉक्टर विक्रम पटेल। आपने विस्तार से न्यूज़ क्लिक का दर्शक को लिए सारे समस्या के बारे में कहा। आपने साफ-साफ कहा किस तरह से भारत सरकार इस बीमारी के इस संघर्ष एक तरह से एक बड़ा हथौड़ा लेके अब मक्खी मार रहे हैं, अब मच्छर मार रहे हैं। और जो संतुलन होना चाहिए, द प्रोपोर्शन, इट शुड हैव बीन अ प्रोपोर्शनेट एंड अ बैलेंस्ड रिस्पॉन्स, वो अभी तक नहीं हुआ। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास। ये कोरोना वायरस से हमें एक सबक, अगर एक ही सबक हमें सीखना चाहिए, वो होगा सबका स्वास्थ्य, सबका विकास। धन्यवाद डॉक्टर पटेल। और शुक्रिया। आप लोग जो डॉक्टर पटेल की बात सुना, आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।